वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। और जहां पर आपको डेली कंप्यूटर के टॉपिक पर, कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर आपको हर एक बेसिक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप कोई फैकल्टी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे नॉन फैकल्टी जॉब्स, टीचिंग जॉब्स, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, एस टेट, एचपीएससी, एसएससी, हर तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कंप्यूटर का, क्वेश्चन नंबर 13। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए: स्ट्रॉन्ग बूट, हाइबरनेशन, कोल्ड बूट, स्टैंड बाय मोड, वार्म बूट। चलिए आप सभी क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट सेशन में। चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। सो यहां पर आपका सही आंसर रहने वाला है वार्म बूट। वार्म बूट, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाता है, ऑप्शन 5। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है: निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपको कि कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सो एक क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। आपको इनपुट डिवाइस पहचानना है। मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी, स्पीकर। एक इनपुट डिवाइस। सो मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, सीडी भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। बस स्कैनर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो यहाँ पर पहली बार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कौन सा टाइप अधिक महत्वपूर्ण है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शंस are allocation, antivirus, communication, system, word processing। पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कौन सा टाइप अधिक महत्वपूर्ण है? आप डेली कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पर, आप ज्यादा नहीं, 1 घंटे आप स्टडी कीजिए घर पे। 1 घंटे आप सेल्फ स्टडी कीजिए और बाकी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डेली का प्रिपरेशन से आप धीरे धीरे कंप्यूटर को आप पूरी तरह से आप कैच कर लो कंप्यूटर के टॉपिक को, ठीक है। और जहां पर देखिए आपका राइट आंसर होने वाला है सिस्टम। सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए और अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? नहीं है बोला गया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। एंड ऑप्शंस आपके सामने है: फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी। स्टोरेज डिवाइस आप समझते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। डीवीडी, डीवीडी बिल्कुल है आपका स्टोरेज डिवाइस। प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। और हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है और सीडी भी है, तो प्रिंटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आप लोग चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। सभी को ऑप्शन क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। डैश में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में मेमोरी एड्रेस अधिक होता है। ऑप्शन है: वर्चुअल मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रैम, वर्टिकल मेमोरी।
चलिए फ्रेंड्स, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 17। डैश में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में मेमोरी एड्रेस अधिक होता है। और जहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन फर्स्ट इज आवर आंसर। एंड हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का फोकस बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्लास के टाइम पे इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथी पीढ़ी के पर्सनल कंप्यूटरों में पाया जाता है इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के पर्सनल कंप्यूटर्स में पाया जाता है। चलिए, आप सब यहाँ पे अगर केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केवीएस एनवीएस की एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के बाद एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कीजिए। अभी आपके पास 1 महीना टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स जितना हो सके, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म निकले तो आप हड़बड़ाए नहीं, तैयार रहे एग्जाम के लिए। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी के पर्सनल कंप्यूटरों में पाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हार्ड ड्राइव सामान्यतः कहां स्थित होता है? प्रिंटर के बाद, कंप्यूटर के पीछे जुड़ा रहता है, मॉनिटर के नीचे, सीडी रोम के ऊपर, या बेस यूनिट सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव सामान्यतः कहां स्थित होता है? चलिए, सभी को आंसर करना है और आप सोच समझकर आंसर कीजिएगा। बिल्कुल यहां पे गलती की गुंजाइश है, लेकिन एग्जाम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो हार्ड ड्राइव सामान्यतः कहां स्थित होता है? सीडी रोम के अंदर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सॉरी, 4 नहीं, बेस यूनिट सिस्टम के अंदर हो जाएगा यहां पर आंसर। बेस यूनिट सिस्टम के अंदर ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, चलिए, कोई भी गलत ऑप्शन आपको नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क को कार्य करने के लिए यथाशीघ्र पर्याप्त स्पेस उपलब्ध कराता है। इससे किस मेमोरी की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है? एंड ऑप्शन है आपके रोम, ईपी रोम, रजिस्टर्स, एक्सटेंडेड मेमोरी, रैम। क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे एंड इसके बाद आप आंसर कीजिएगा। चलिए, डेली प्रैक्टिस सेशंस कंप्यूटर के टॉपिक पर स्टार्ट हो चुके हैं। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सो बिल्कुल ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क को कार्य करने के लिए यथाशीघ्र प्राप्त स्पेस उपलब्ध कराता है। इससे किस मेमोरी की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है? रैम की। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। रैम की कार्य क्षमता में होती है वृद्धि, नोट कर लीजिएगा। चलिए, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी बिल्कुल तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। खालिस्तान की टॉगल की का एक उदाहरण है। टॉगल की फंक्शंस की हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से टॉगल की है। सो उसका एक उदाहरण यहां पर है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस देखिए, अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, एस्केप, कैप्स लॉक। टॉगल की किसे कहा जाता है? चलिए, सो यहां पर आपका आंसर होने वाला है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को हम टॉगल की कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी था।
चलिए, जो जनरली कंप्यूटर का यूज करते हैं उनको, उनके लिए सारे क्वेश्चंस हलवा क्वेश्चंस हो जाते हैं। खैर, हम हर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, चाहे वो इजी लेवल के क्वेश्चंस हो, मीडियम हो या हाई लेवल के, हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। बेसिक से आपको पूरा अपर लेवल तक कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, डैश एक ऐसा फीचर है जो सारणियां और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। चलिए, किफायती यानी कि सस्ता पड़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। ऑप्शन है टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम ट्रेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। ये सारे फीचर्स आपके सुने हुए हैं, आपने यूज भी किया हुआ है, बस आपको दिमाग लगाना है और आंसर करना है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर यूज ना किया हो तो वो घबराए नहीं, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपका जो कंप्यूटर का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, चीजें समझ में आने लगेंगी। सो यहाँ पर देखिए, मल्टीटास्किंग का उपयोग किफायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है, ये हो जाएगा आपका टाइम शेयरिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 3। चलिए, अब आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। वीडियो कंट्रोलर। ऑप्शंस देखिए, स्क्रीन पर इमेज का रिजोल्यूशन कंट्रोल करता है, डिस्प्ले के लिए प्रोसेसर द्वारा भेजे गए और प्राप्त किए गए सिग्नल को कंट्रोल करता है, सिग्नल पर बनने वाले इमेज से संबंधित समस्त इलेक्ट्रॉनिक कार्यों का संचालन करता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए पिक्सल को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है, या स्क्रीन मॉनिटर के रिफ्रेश रेट के लिए उत्तरदायी होता है वीडियो कंट्रोलर। तो क्या है ये वीडियो कंट्रोलर और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चलिए, अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो आप लॉजिकली इसको सोचकर कोई भी आंसर चूज कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, गलत ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास चांस है, बट एग्जाम में ये चांस नहीं रहेगा। जितनी गलती आप यहाँ पे कीजिए एग्जाम में मत कीजिए। तो देखिए, वीडियो कंट्रोलर जो है आपका स्क्रीन पर बनने वाले इमेज से संबंधित समस्त इलेक्ट्रॉनिक कार्यों का संचालन करता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बिल्कुल। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। एंड हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? डिस्क। ऑप्शन है टेबल्स, रॉज और कॉलम्स। रॉज मतलब रो बोलते हैं इसको, रोज, ठीक है, रो एंड कॉलम्स। ब्लॉक्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, उपयुक्त सभी। डिस्क। सो ये डिस्क की बात कर रहा है, एक स्टोरेज मटेरियल है डिस्क। सो डिस्क में सूचनाओं का स्टोर होता है ट्रैक्स और सेक्टर्स के रूप में। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ट्रैक किस प्रकार का होता है, सेक्टर किस प्रकार का होता है, वो आपको समझ में आएगा अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो। और जरूर से इसको देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि कोई भी चीज हम विजुअली हम देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है, ठीक है, ये साइकोलॉजी का एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए डॉस द्वारा उपयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है वर्ड स्टार, वर्ड पैड, नोट पैड, एमएस वर्ड, एडिट। हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। चलिए, और आप सभी क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, जो आपकी तरह यहाँ पर किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, सो बिल्कुल आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट पर सारे पिछले आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप उनको भी आप अटेंड कीजिए।
देखिए इसका आंसर, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? एडिट। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 5 हो जाएगा, 5 का 5 ही आंसर है, एडिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कोडेक संबंधित है, कोडेक। ऑप्शंस देखिए, कोडर, डिकोडर, को डिक्लेरेशन, कमांड डिक्लेरेशन, कमांड डिकोडिंग, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, कोडेक किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने, आप आंसर कीजिएगा। एंड आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी आपको समस्या हो, बिल्कुल आप हमें कमेंट्स थ्रू बता सकते हैं। जितना संभव हो सके हम उतनी शीघ्रता से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे। एंड किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको क्लासेस चाहिए होंगी कंप्यूटर के, तो भी आप हमसे बता सकते हैं, हमको डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पर कोडेक संबंधित है आपके कोडर एंड डिकोडर से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है अर्पानेट से, रेडियो नेट से, सैटेलाइट नेटवर्क से, इंडियन आर्मी नेटवर्क से, या एयरफोर्स नेटवर्क से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए सो देखिए, इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्पानेट से। और अर्पानेट के बारे में जिन्होंने सुना है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं सुना है वो आज ही जाकर किसके बारे में आप पढ़िए, सर्च कीजिए। अर्पानेट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रूटर्स का, ब्रिड्ज का, गेटवे का, गेटवेज का, डायल अप रूटर्स का, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यहां पर आप आंसर को टिक लगा लीजिएगा, ब्रिड्ज। ब्रिड्ज का उपयोग किया जाता है समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए, ब्रिड्ज। और ब्रिड्ज भी आप पढ़ेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। डाटा की इंटेग्रिटी या अखंडता में बाधा आने का एक कारण है। ऑप्शंस देखिए, डाटा उपलब्धता पर नियंत्रण, डाटा की असंगति, डाटा की सुरक्षात्मक नियंत्रण, डाटा की अनधिकृत प्रवेश, या डाटा का फालतूपन। चलिए डाटा की इंटेग्रिटी में बाधा आने का एक कारण क्या हो सकता है? कमेंट सेशन में मुझे आप सभी के आंसर्स मिलने चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज डाटा का फालतूपन। ठीक है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये हमारा आंसर होगा, बट आंसर वही था, डाटा का फालतूपन। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगर आप सब फोकस पर हैं तो। 10 नंबर क्वेश्चन है, SDLC के डैश फेज में डाटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है। ऑप्शंस है कंसेप्शन, इनिशिएशन, एनालिसिस, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन। ये सभी जो टर्म्स है आपके सामने, जो 5 ऑप्शन है, इन सभी टर्म्स के आपको रियल मीनिंग पता होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और जिनको टर्म्स याद नहीं रहते वो कोशिश कीजिएगा कि आप टर्म्स को कॉपी में नोट करके उनके आगे उनका हिंदी मीनिंग आप लिख लो।
तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो उस केस की बात है। सो यहां पर देखिए आंसर क्या होगा, एसडीएलसी के डैश फेज में डाटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है। इनिशिएशन फेज में प्रपोजल को तैयार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, एंड आप सभी को ऑप्शन सारे दिख रहे होंगे। देखिए, एक डाटाबेस वेयरहाउस, ठीक है, ऑप्शंस है, बहुत से नामकरण समूहों और प्रारूपों को अंतर्विष्ट कर लेता है, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है, मात्र करेंट डाटा को ही अंतर्विष्ट करता है, एंड यूजर्स के द्वारा अपडेट किया जा सकता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आप सभी क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास का मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक डाटाबेस वेयरहाउस जो होता है वो महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। ऑप्शन यहाँ पर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।